तो पहली प्रॉपर्टी हमने मेटल्स की देखी थी, मेटल्स आर मेलिएबल, यानी कि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। दूसरी देखी थी मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल का मतलब ये है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अगर मतलब उसको खींचना शुरू करते हैं हम मेटल को, तो दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उनके पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी थी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक हीट और इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो कर जाती है मेटल्स के थ्रू। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी हमने देखी थी, मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स जो है वो लस्ट्रस होते हैं, यानी कि उनमें एक चमक होती है मेटल्स में। और दूसरा ये होता है कि हम मेटल्स को पॉलिश कर सकते हैं, दे कैन बी पॉलिश्ड। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी थी, मेटल्स आर जनरली हार्ड। जनरली तो मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तो दो यहाँ पर एक्सेप्शंस होती हैं, एक तो सोडियम और एक पोटेशियम। तो मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को अगर हम छोड़ दें तो सोडियम और पोटेशियम के अलावा जो मेटल्स हैं वो सारे के सारे हार्ड होते हैं। अब हमने कल ही आपको बताया था कि हार्डनेस की डेफिनेशन क्या होती है। हार्ड एक मेटल में अगर हम मतलब, या मेटल में या किसी भी चीज़ में अगर हम हार्डनेस की बात करें, तो हार्डनेस का मतलब ये होता है कि एनीथिंग विच कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। कोई भी चीज़ जो नाइफ से काटी ना जा सके, उसको हम बोल देते हैं हार्ड। ठीक है। जो छठी प्रॉपर्टी देखी थी वो हमने देखी थी, मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग। तो मेटल्स जो हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि मेटल्स कैन कैरी लार्ज वेट्स, वो ज़्यादा वेट्स उठा सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए हम किसी क्रेन की बात करें, तो जो क्रेन होती है, क्रेन का जो हुक होता है, क्रेन का जो पूरा जो मटेरियल होता है वो किसका बना होता है, वो मेटल का ही तो बना होता है, लोहे की तो बनी होती है क्रेन। तो हम ये कहेंगे कि लोहा क्या होता है, आयरन क्या होता है, आयरन एक मेटल है। तो मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्गनेस का मतलब ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा सके। उसमें भी हम ये कहते हैं कि नहीं, दो एक्सेप्शन होती हैं, एक सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल्स नहीं होते। अगर हम सोडियम और पोटेशियम की हेल्प से किसी किसी हैवी वेट को उठाने की कोशिश करेंगे तो सोडियम और पोटेशियम ना टूट जाएंगे। जबकि हम आयरन से किसी चीज़ को उठाने की कोशिश करते हैं, या कॉपर से बनी हुई किसी हैवी चीज़ से कोई दूसरी हैवी चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी टूटता नहीं है, बिकॉज दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी कल मेटल्स की। और मेटल्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने कल ये देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो पहले मैं मेटल की प्रॉपर्टी देखूंगा, फिर नॉन मेटल की देखूंगा। तो पहले मेटल की प्रॉपर्टी हमने 6 देखी थी, 7वीं प्रॉपर्टी नोट करें। बेटा मेरी आवाज़ तो सबको ठीक आ रही है ना? यस सर। चलिए ठीक है। तो 7th प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7 इधर नोट कर रहा हूँ। मेटल्स की 7th प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। Metals are solids at room temperature. ब्रैकेट में लिखेंगे except mercury, which is the only liquid metal. Metals are solids at room temperature, ब्रैकेट में लिखेंगे except mercury which is the only liquid metal। ठीक है। मरकरी के अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर में। मरकरी एक एक्सेप्शन है। हम हमेशा ना ये याद रखेंगे कि हम आज पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा केमिस्ट्री पढ़ने का एक रूल है कि केमिस्ट्री में जैसे मान लीजिए हम कभी भी फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में कोई भी लॉ होता है। तो जैसे ही कोई लॉ होता है, तो जैसे मान लीजिए हमने ये कह दिया कि एक बेटा 1 मिनट वेट करिए जरा, बस 1 मिनट।
देखिएगा, हाँ, हम जैसे ये कहते हैं कि कोई भी, जैसे हमने फिजिक्स की बात करी, हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सम ब्रांचेस, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया। तो बहुत अलग अलग ब्रांचेस में हम साइंस को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आप ये देखिएगा कि फिजिक्स में भी जो लॉ है वो लॉ है, बायोलॉजी में भी जो रूल है वो रूल है, लेकिन केमिस्ट्री एक थोड़ा सा अलग तरीके का सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में जैसे मान लो हमने देखा लॉज ऑफ मोशन, बेटा कोई आया, हाँ जी, तो जैसे हमने फिजिक्स में हम देखते हैं, तो फिजिक्स में ना अभी तो हमने खैर एक ही चैप्टर करा है, तो आवाज़ आ रही है ना मेरी प्रॉपरली? यस सर। ठीक है, चलिए। तो हम ये कहते हैं कि फिजिक्स में ना लॉज होते हैं कुछ मोशन के, लॉज ऑफ मोशन होगा, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन होगा, साउंड के कुछ लॉज होंगे, कुछ लाइट के लॉज होंगे। तो फिजिक्स में आप ये देखेंगे कि जब भी हम कभी किसी लॉ की बात करेंगे ना, तो हमेशा हमारे दिमाग में ये आता है कि चलिए एक बार चेक करते हैं कि क्या ये जो लॉ है ये हर जगह एप्लीकेबल है या नहीं है। हम हर जगह चेक करते हैं और वो लॉ जो है वो यूनिवर्सली हर जगह एप्लीकेबल होता है। फिजिक्स में कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं मिलती, जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहेगी। लेकिन केमिस्ट्री एक थोड़ा सा अलग से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें ये है कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, जो भी रूल आप पढ़ते हैं, जो भी लॉ आप पढ़ते हैं, उस रूल और उस लॉ के साथ साथ उसका एक्सेप्शन भी आपको याद रखना पड़ता है। तो केमिस्ट्री में हमेशा जो भी रूल आप पढ़ेंगे, रूल के साथ साथ उसका कोई ना कोई एक्सेप्शन, यानी कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी। जैसे हमने यहाँ पर बताया मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ द ओनली लिक्विड मेटल। मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन उसकी भी एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम। मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उसकी भी एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स है ना, मेटल्स की एक्सेप्शन, या मतलब कोई भी हम केमिस्ट्री में कोई भी लॉ देखेंगे, उस लॉ की कहीं ना कोई एक्सेप्शन जरूर होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, केमिस्ट्री पढ़ने का यही तरीका है कि जो भी रूल पढ़ें, रूल के साथ साथ उसका एक्सेप्शन जरूर लर्न करें। अच्छा, उसके बाद एट्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। metals generally have metals generally have high metals generally have high melting and boiling points। जनरली जो है मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों काफ़ी हाई होते हैं। और एक्सेप्शन एक्सेप्शन वही सोडियम एंड पोटेशियम। एक्सेप्शन या एक्सेप्शन बाद में लिखिएगा, पहले ये लिखें जो इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो हाई किस चीज़ को हम हाई बोल रहे हैं, किस चीज़ को हाई बोल रहे हैं, उसकी रेंज तो पता चले। तो metals generally have high melting and boiling points. Uh, for example, iron is a metal having a high melting point. For example, iron is a metal iron is a metal having iron is a metal having a high melting point. For example, iron is a metal having a high melting point of 1535 degrees Celsius. 1535 degree Celsius. For example, iron is a metal having a high melting point of 1535 degree Celsius. Exception sodium
एंड पोटेशियम, एक्सेप्शन हो गया सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम have low melting points, have low melting points, ब्रैकेट में लिखेंगे लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। सोडियम और पोटेशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही वो जो है वो कम होता है। कितना कम होता है कि वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। तो ये एक्सेप्शन हो गई ना। कहाँ तो एक तरफ मैं आयरन की बात कर रहा हूँ तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा 1535 मतलब 1500 से भी ज़्यादा, और कहाँ इसका 100 से भी कम। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि सोडियम और पोटेशियम एक एक्सेप्शन हो गया। एक एक्सेप्शन और होता है गैलियम एंड गैलियम। गैलियम भी एक मेटल होता है। इट मेल्ट्स विद द हीट ऑफ आवर हैंड। हमारा जो हाथ है, अगर हम गैलियम मेटल को अपने हाथ पर ले लें तो हमारा जो हाथ है हमारे हाथ की गर्मी से ही वो मेल्ट हो जाता है। तो गैलियम मेटल जो है वो इतना उसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कि वो हमारे हाथ की गर्मी से ही मेल्ट हो जाता है। बताइए जी, ये दोनों पॉइंट क्लियर है, 7th और 8th? ठीक है। गैलियम भी सॉलिड फॉर्म में होता है। हाँ बेटा, गैलियम भी सॉलिड फॉर्म में ही होता है। तो ये ऐसा हो गया कि जैसे कि बर्फ होता है ना, तो बर्फ को हम थोड़ी देर अपने हाथ पर लेते हैं तो बर्फ भी पिघलने लगती है। हालांकि हालांकि बर्फ इतनी ठंडी होती है कि हमें हाथ पर ज़्यादा देर रखने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन गैलियम उतना ठंडा नहीं होता, लेकिन क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि वो एकदम से पिघल जाता है सिंपली विद द हीट ऑफ आवर हैंड। तो ये 3 एक्सेप्शन हो गए, सोडियम, पोटेशियम एंड गैलियम। ठीक है, चलिए जी। और इसके बाद अगला लिखेंगे, अगली प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। metals have मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स की जो डेंसिटी है वो जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी एक्सेप्शन लिखेंगे, एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये सोडियम एंड पोटेशियम जो है ये तो नाम के लिए ही मेटल है, हर जगह तो एक्सेप्शन में आ जाते हैं ये। एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटीज, सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटीज। इनकी जो डेंसिटी है वो लो होती है। अब डेंसिटी का अगर मान लीजिए मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करूं तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ डेंस है, डेंस का मतलब बहुत ज़्यादा घनी है, तो आप ये कहेंगे कि अगर मान लो कोई एक एरिया है, कोई एक छोटा सा प्लॉट है, उस छोटे से प्लॉट के ऊपर अगर मान लो 5, 6 या 7 पेड़ लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं, तो हम उसको कोई डेंस फॉरेस्ट थोड़ी कहेंगे। हम ये कहेंगे कि हाँ एक छोटा सा प्लॉट है, उस छोटे से प्लॉट के ऊपर 4-5 बड़े बड़े प्लांट्स या बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम उसको फॉरेस्ट भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया और उस बहुत बड़े एरिया में इतने प्लांट्स हैं, इतने ट्रीज हैं, इतने बड़े बड़े, कि वहां पर हमको ट्रीज से बच बच कर निकलना पड़ता है, क्योंकि जो जमीन है वो जमीन ही खाली नहीं है, कहीं पर पूरी जमीन पर बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए हैं। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट का मतलब इतना घना फॉरेस्ट है कि उसका एरिया ही खाली नहीं है, हर एरिया मतलब पूरा जो उसका फील्ड है, उस पूरे फील्ड पर ट्रीज 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 लगातार सारे के सारे लगे हुए हैं। तो ऐसे चीज, ऐसा जो होता है एरिया, उसको हम बोल देते हैं डेंस फॉरेस्ट। तो डेंस का मतलब क्या है, जहां पर एक छोटी सी जगह पर बहुत सारी चीज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर उतनी डेंस नहीं होती। डेंस का मतलब एयर उतनी घनी नहीं होती, क्योंकि एयर के अंदर हम अपना हाथ ऐसे आराम से वेरी कर सकते हैं, ऐसे अपने हाथ को आराम से मूव कर सकते हैं। वहीं अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी जो है वो एयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डेंस हो जाता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स एयर के कंपैरिजन में थोड़ा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो पानी के अंदर भी हम हाथ डाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। बकेट ऑफ वाटर है, उसके अंदर मैं हाथ डाल सकता हूँ और फिर मैं अपने हाथ को मूव भी कर सकता हूँ। लेकिन
एज कम्पेयर टू एयर। एयर में मैं अपने हाथ को बड़ी तेजी से मूव कर सकता हूँ, लेकिन पानी में थोड़ा सा धीरे धीरे हाथ को मूव कर सकता हूँ। फिर हम बात करते हैं सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स जो है उसके मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में जगह ही नहीं होती, कि अगर मान लीजिए कोई वुडन ब्लॉक है तो मैं उसके अंदर अपना हाथ नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंस है। तो हम ये कहेंगे कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं। मैं चाहूँ कि मैं आयरन के अंदर या कॉपर के अंदर अपना हाथ डाल दूँ तो मैं हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो सोडियम और पोटेशियम है। इनकी डेंसिटी इतनी कम होती है, इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम थोड़ा सा भी हाथ से दबाएंगे ना तो ये पाउडर की तरह चूर चूर हो जाएंगे और इनके अंदर आर पार हमारा हाथ निकल जाएगा। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि एक सीमेंटेड वॉल है और एक जगह बहुत सारा सैंड रखा हुआ है, तो सीमेंट जो है, सीमेंट तो डेंस हो गया क्योंकि सीमेंट के अंदर मैं हाथ नहीं घुसा सकता अपना। लेकिन जो सैंड है, सैंड जो है उसके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, है वो भी सॉलिड, लेकिन पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हैं, तो सैंड के अंदर मैं अपना हाथ डाल सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसलिए हमने कहा कि सैंड की डेंसिटी लो है। और इसी तरीके से जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, लेकिन दो एक्सेप्शन है वहां पर, सोडियम और पोटेशियम, उनकी डेंसिटी लो होती है। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, तो मैं आगे चलता हूँ फिर। चलिए, तो ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 9 थी कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। फिर 10th प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटल्स आर सोनोरस। SONOROUS, SONOROUS, सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। Metals make a ringing sound when we strike them. तो ये एक दूसरी प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स की कि मेटल्स जो हैं वो सोनोरस होते हैं, कि जब भी हम उनको स्ट्राइक करते हैं तो दे मेक अ रिंगिंग साउंड। आप ये देख लीजिए कि फॉर एग्जांपल, मैं अगर आप देखिएगा कि ये मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉक्स है, अगर मैं इस प्लास्टिक के मतलब बॉक्स की बात करूं तो इसको मैं ऐसे मारूंगा तो इस पर मतलब रिंगिंग साउंड नहीं आ रही है। और वहीं अगर हम ये बोलें कि हमारे पास ये स्टील का ग्लास है, अगर हम इस पर स्ट्राइक करेंगे तो इस पर रिंगिंग साउंड आ रही है। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को जब हम स्ट्राइक करते हैं तो दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो मेटल्स आर सोनोरस, ये इसकी 10th प्रॉपर्टी है। 11th प्रॉपर्टी देखेंगे। 11th प्रॉपर्टी है, मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स usually have a silver or gray color. Metals usually have a silver or gray color except copper and gold. एक्सेप्ट यहां पर एक्सेप्शन हो जाएगी बेटा कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर एंड गोल्ड, हम जानते हैं कि कॉपर का कलर जो है वो रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन, और जो गोल्ड है, गोल्ड का कलर येलो होता है। तो ये 11 प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स की। हमने जैसे कि ये 11 प्रॉपर्टीज मेटल्स की देखी हैं, तो अब जैसे मैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देखूंगा ना तो वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती है मेटल से। मतलब मिलती जुलती का मतलब
ही उनके अपोजिट हैं। तो जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया हमको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, तो अगर जब मैं सातवीं प्रॉपर्टी देखूंगा नॉन मेटल्स की, तो ये हो जाएगा कि नॉन मेटल्स आर लिक्विड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, वो सॉलिड नहीं होते कभी भी, ठीक है। हालांकि एक नॉन मेटल ऐसा भी है जो सॉलिड भी होता है, जो कार्बन है। तो एक्सेप्शन यहाँ भी है, एक्सेप्शन वहाँ पर भी है। तो जैसे हमने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखी हैं, ऐसे ही हम नॉन मेटल्स की देखते हैं। तो पहले आप लिखेंगे नॉन मेटल्स, हेडिंग डालेंगे, मेटल्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर सारे मेटल्स सोनोरस होते हैं? सारे मेटल्स सोनोरस होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल वो एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, तो एक्सेप्शन यहाँ पर हो जाएगा मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी एक लिक्विड मेटल है, तो मरकरी कभी भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। और ओके फिर हाँ, यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि सोडियम और पोटेशियम भी सोनोरस नहीं होंगे। उसका भी रीज़न ये है कि जब भी हम रिंगिंग साउंड की बात करते हैं, तो जैसे आप मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर में आप घंटी देखते हैं, जो मंदिर की जो बेल होती है, टेम्पल बेल होती है, उसमें आप ये देखिए कि वो जनरली ब्रॉन्ज की बनी होती है। तो ब्रॉन्ज इज ऑल्सो अ मेटल, और उसमें हम ये क्या करते हैं कि वहाँ पर जो उसको स्ट्राइक करने वाला जो होता है, आयरन का पीस होता है, तो उसको भी जब हम स्ट्राइक करते हैं, तो एक मेटल से दूसरा मेटल जब टकराता है तो रिंगिंग साउंड होती है। अब इसी तरीके से कि जैसे सोडियम है, तो सोडियम में अगर मान लीजिए हम कॉपर से या आयरन से स्ट्राइक करने लगे, तो सोडियम इतना सॉफ्ट होता है वो टूट जाएगा। तो रिंगिंग साउंड जो है वो सारे मेटल्स करेंगे, सोडियम पोटेशियम और मरकरी नहीं करेगा। समझ गए? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद आप नोट करें, नॉन मेटल्स लिखेंगे, अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट। A non-metal is an element that is neither malleable nor ductile. That is, a non-metal is an element that is neither malleable nor ductile. Non-metal is an element that is neither malleable nor ductile and does not conduct electricity. And does not conduct electricity. तो आप ये देखेंगे कि अगर मेरे को मेटल की डेफिनेशन याद है, तो नॉन मेटल की डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट उसका ऑपोजिट हो गया। वहाँ पर ये था कि अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ जस्ट उसका उल्टा, अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर वो नहीं होता। उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सक्यूज मी हाँ जी बेटा बताइए। सर, आपकी वो बीच में वीडियो पॉज हो गई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो पहली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे इसमें, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल बट दे आर ब्रिटल। दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, वो मैलिएबल नहीं होते। तो मैलिएबिलिटी क्या होती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हमने हैमर से स्ट्राइक करना शुरू करा, कोई एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट को हमने हैमर से स्ट्राइक करना शुरू करा, तो इफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, तब तो मैं बोलूंगा कि वो मैलिएबल है।
और अगर हमने उसको स्ट्राइक करा और एक या दो स्ट्राइक में ही वो टूट गया, तो मैं बोलूंगा कि वो मेलिएबल नहीं है, वो डक्टाइल है, वो सॉरी ब्रिटल है। तो ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी को स्ट्राइक करना शुरू करते हैं और वो फ्लैटन इनटू थिन शीट्स होने की बजाय वो टूट जाए, तो मैं ये बोलूंगा कि वो ब्रिटल है। तो इसलिए नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल बट दे आर ब्रिटल, they are brittle. That is, non-metals break into small pieces when hammered. That is, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, that is, non-metals break into pieces that is non-metals break into pieces when they are hammered. When they are hammered. ठीक है, तो ये हमारा इसका पहली प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे कि मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी थी कि मेटल्स आर डक्टाइल, यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। सर हाँ जी बताइए। सर बोलो बोलो कोई एक्सेप्शन नहीं होता। बेटा, आवाज बहुत धीरे आ रही है, दोबारा सर बताओ। इसमें कोई एक्सेप्शन मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। नहीं होता। क्या? सर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हाँ होता। हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ, अभी नॉन मेटल्स के सारे एक्सेप्शन बता दूंगा, अभी बताता हूँ। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल बट दे आर ब्रिटल, तो हम ये सबसे पहले ये कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये है कि जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं ना तो वो टूट जाते हैं। तो इसका एक एक्सेप्शन होता है, मैं हर जगह ना सेम एक्सेप्शन नहीं लिख सकता, इस वजह से मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। इसका एक्सेप्शन होता है कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। कार्बन की ना दो फॉर्म्स होती हैं, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। तो यहाँ जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स का भी हर कदम पर, हर प्रॉपर्टी पर एक एक एक्सेप्शन साथ में चलता है, और मेजर जो एक्सेप्शन है वो मेजर एक्सेप्शन डायमंड ही है इसका। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि कार्बन जो है ना, कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि दो फॉर्म्स में मिलता है हमको, दो फॉर्म्स में अलग अलग। और जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो जनरली ना गैसेज होती हैं सारी की सारी, उन्हीं को हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो जब मैं कार्बन की बात करता हूँ तो कार्बन दो फॉर्म्स में मिलता है, एक तो डायमंड और दूसरा फॉर्म है ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट, अब डायमंड जो होता है वो डायमंड, जब मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि दे आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल का मतलब ये है कि जब उनको हैमर करा जाता है, मतलब उन पर हथौड़े से चोट करी जाती है, तो वो टूट जाते हैं। एक चोट मारी और वो टूट गए। अब दूसरी जगह ये है कि हमने डायमंड को लिया और डायमंड पर हमने हथौड़े को मारा, तो डायमंड जो है, डायमंड एक नॉन मेटल है, क्योंकि उसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो कार्बन का एलोट्रॉप है, और कार्बन एक नॉन मेटल होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि हमने अगर हथौड़े से चोट करी डायमंड पर, तो डायमंड नहीं टूटेगा। मैंने दोबारा चोट करी, वो नहीं टूटेगा। मैंने और ज्यादा तेज चोट करी, वो तब भी नहीं टूटेगा। हमने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी, और मतलब इतनी फोर्स के हम भी नहीं लगा सकते, हमने किसी रोबोट की या किसी मशीन की हेल्प ली, और उस मशीन की हेल्प से हमने जो हैमर है, हैमर से बहुत तेज चोट मारी किस पर, डायमंड पर। वो डायमंड तब भी नहीं टूटेगा, उसका उल्टा हैमर टूट जाएगा। समझ रहे हैं? जो लोहे का बना हुआ हैमर है ना, वो हैमर टूट जाएगा लेकिन डायमंड नहीं टूटेगा। तो डायमंड को ये कहा जाता है कि ये अर्थ पर मिलने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है, कि इसको चाकू से काटा नहीं जा सकता, इसको हैमर से तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये हमारी दोनों जगह एक्सेप्शन में काम आएगा। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, वो डक्टाइल नहीं होते, मतलब उनको अगर मैं खींचना शुरू करूं, अगर उनको मैं खींचना शुरू करूं तो दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वो एकदम से टूट जाते हैं। वहीं अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इसका, डायमंड का, तो डायमंड को आप खींचने की कर लो कोशिश, कर लो जितनी कोशिश करनी है, वो खींचेगा ही नहीं, वो खींचता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि डक्टाइल तो डायमंड भी नहीं है।
डक्टाइल तो डायमंड भी नहीं है, पर वो ब्रिटल नहीं है। मतलब आप उसको कोशिश करोगे तोड़ने की या कोशिश करोगे खींचने की, ना तो वो टूटेगा ना वो खींचेगा। समझ रहे हैं? सभी को क्लियर है? यस सर। तो ऐसे सर ये, एक्सक्यूज मी हाँ सर, हाँ बोलो। तो सर ये नॉन मेटल का पार्ट कैसे हुआ? देखिए नॉन मेटल का पार्ट कैसे हुआ, मैं एक चीज आपको समझाता हूँ। वैसे तो 9th क्लास में इतना समझने के लिए है नहीं कि आप उतना ज़्यादा डीप में जाएं, फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये याद रखना, चाहे आप 10th क्लास में आ जाएं, 11th में, 12th में, या कॉलेज लेवल पर कहीं पर भी जाएं, तो मेटल और नॉन मेटल की जो हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज देखी ना, जैसे 11 प्रॉपर्टी देखी मेटल की, उनको एक तरफ रख दो आप। मैं 10-11 प्रॉपर्टी देखूंगा नॉन मेटल्स की, इन सबको भी एक तरफ रख दो। सबसे पहले ये देखना होता है कि मेटल क्या है, ऐसा क्या है। हम तो ये देखते हैं कि भाई मैंने ये कहा कि मेटेलिक कंटेनर, मतलब कोई लोहे का या कोई कॉपर का या फिर कोई एल्यूमिनियम का कोई कंटेनर है, तो उसको हम मेटेलिक कंटेनर बोल देते हैं। ठीक है, तो वो तो जो हमने, हमारी कॉमन सेंस कहती है कि वो तो मेटल है। मेटल का समझ में आता है कि मेटल सोनोरस होते हैं, मेटल शाइनी होते हैं, मेटल्स के ऊपर पॉलिश करी जा सकती है। वो सारी चीज़ें तो हमको समझ में आती हैं। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री के टर्म्स में देखूं, केमिकल टर्म्स में देखूं कि मेटल है क्या या नॉन मेटल है क्या, तो देखिए एक चीज होती है। आप लोग अभी इसी ईयर, मतलब 9th क्लास में ही आप लोग एक चीज पढ़ेंगे, इसीलिए अभी वो चीज आपको बताई नहीं गई है। आप एक चीज पढ़ेंगे कि कोई भी जो हमारे पास एलिमेंट होता है ना, हर एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है। किसी बच्चे ने पढ़ा है? थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है इसका? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो मैं सोडियम की बात करता हूँ, तो ये कह देते हैं बार बार कि यार क्या ये परेशान कर रहा है हर जगह सोडियम, है ना। मैं हर जगह बात करता हूँ मेटल की प्रॉपर्टी की, ये सोडियम आ जाता है, ये पोटेशियम आ जाता है, पोटेशियम आ गया। सोडियम, सोडियम का फॉर्म सिंबल होता है बेटा Na। ये अभी आप में से ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा कि एलिमेंट्स और उनके सिंबल क्या होते हैं। ऐसे ही पोटेशियम का सिंबल होता है के, पोटेशियम का के, सोडियम का Na। क्या होता है कि बार बार ये परेशान कर रहे हैं, तो इनको हटा दो ना मेटल्स की कैटेगरी में से। हटा क्यों नहीं रहे हो? देखिए इस वजह से नहीं हटा रहे हैं कि जब मेटल्स का, जब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो सबसे पहले ये बताया गया मेटल्स हैं क्या। मेटल्स वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। हम ये कहते हैं डोनेट करने वाले कौन से हो गए। हमें ये मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें डिटेल में हमको यही पढ़ना है। तो अभी कोई भी बच्चा परेशान ना हो ये सोचकर कि यार ये एटॉमिक नंबर क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ये तो मुझे आता ही नहीं है, मैं कहीं बाकी बच्चों से बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। तो ये मत समझना। अभी ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे 9th क्लास में। खैर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए कि मेटल होता क्या है। देखिए जब मैं बोलता हूँ ना एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। और जनरली स्पीकिंग जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने ये कहा कि अगर 11 उसका एटॉमिक नंबर है ना, मैं लिख रहा हूँ अगर एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन ये कहती है, कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं ना, हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई एक लैपटॉप है या कोई एक पीसी है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है, भैया इसकी टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन बता दो जरा, तभी मैं परचेज करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। वो बोलेगा इसमें इतनी जीबी रैम है, इतनी जीबी इसमें इंटरनल स्टोरेज है, और इसका इतने गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर है, इसमें इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, या इसमें क्वाड्रपल का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो वो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब किस किस चीज़ों से वो बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहली शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो 2 हो गया। दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 8, तो 8 हो गया। और तीसरी शेल में भी 18 आते हैं एक्चुअली, पर यहाँ तो टोटल 11 है ना, तो 2 और 8 10 तो यहाँ हो गया। अब एक बचा, तो तीसरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इस एक इलेक्ट्रॉन के बस की बात नहीं है कि ये बाहर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, ठीक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, उनको हम बोल देते हैं कैटायन। और जितने भी कैटायन है वो सारे मेटल्स होते हैं, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं।
इसमें ये ऐसा रूल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं वो सब कैटायन कहलाते हैं और सारे कैटायन मेटल होते हैं। तो ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 17। तो पहले में 2 आता है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में आते तो 18 है, लेकिन स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन पर ही मिल जाती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पर ही मिल जाती है। तो पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, तो 2 + 8 10 हो गया, और तीसरी शेल में आएंगे 7। तो तीसरी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो स्टेबल हो जाता है कोई भी एलिमेंट। तो इसको मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, तो ये बाहर से ले रहा है ना, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है बाहर से इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उनको हम बोल देते हैं कैटायंस, और वो होते हैं सारे के सारे मेटल्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम बोल देते हैं एनायंस, और वो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी तो ये है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि भाई इसी वजह से हमने फिर कार्बन को जब कार्बन इतना स्ट्रांग होता है तो हमने उसको नॉन मेटल की कैटेगरी में डाला ही क्यों? वो इस वजह से कि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। समझ गए? यस। इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेप्ट करते हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है। सर सर हम किसी भी अगर मेटल का अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सर पहली और सेकंड शेल्स में 2 और 8 नंबर आते हैं। हाँ, पहली वाली इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी वाली शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तीसरी वाली में वैसे तो 18 आते हैं, लेकिन क्या है कि हम हर एक एलिमेंट स्टेबिलिटी की तलाश में रहता है, स्टेबल होना चाहता है, तो वो स्टेबिलिटी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पर ही मिल जाती है। तो पहली शेल में 2 ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, दूसरी शेल में 8 ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। समझ गए? सर अगर तीसरी शेल्स में 8 से कम है तो सर हमें तुम्हारे उधर ना डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, दोबारा बोलो। सर अगर तीसरी शेल्स में 8 से कम है तो सर हम बाहर से लेंगे मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, तीसरी शेल में अगर 8 से कम है तो बाहर से एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब ले लेंगे। और तीसरी शेल में अगर ऐसे ही है कि 1 है या 2 है, तो हम ये कहेंगे कि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इट विल बी डिफिकल्ट कि वो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, जैसे मान लो एक एक है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए बहुत मुश्किल है कि ये बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन को खींच ले, ड्रैग कर ले, इसके लिए बहुत मुश्किल है वो। तो क्या होता है कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट कर देते हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए जी। बेटा बाकी बच्चों को भी क्लियर है ना ये चीज? हालांकि इसको अभी हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में हम बाकी पढ़ेंगे आगे, इसमें 9th क्लास में ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने हैं। चलिए ओके जी, सर। चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी हुई। ये डक्टाइल भी नहीं होते, मतलब इनको खींचने की कोशिश करते हैं तो भी टूट जाते हैं। अच्छा, इसकी ना 2 फॉर्म्स होती हैं कार्बन की, एक होती है, इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं कार्बन की, एक होती है डायमंड और एक होती है ग्रेफाइट। और जो दूसरी फॉर्म होती है ग्रेफाइट, वो वो डायमंड की बिल्कुल अपोजिट होती है, वो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, के मतलब उसको अगर आप थोड़ा सा भी हाथ में पकड़ेंगे तो वो इतनी स्लिपरी होती है, वो वहीं के वहीं टूट जाती है। तो 2 अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। खैर चलिए, ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। 2 प्रॉपर्टी के बाद में नॉन मेटल्स की तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स आर non-metals are bad conductors of heat and electricity. Non-metals are bad conductors of heat and electricity. ये heat और electricity के bad conductors होते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन क्या? कार्बन इन द फॉर्म ऑफ
diamond, carbon in the form of diamond is a good conductor of heat. Carbon in the form of diamond is a good conductor of heat. ठीक है, और ये तो फर्स्ट एक्सेप्शन हुआ. सेकंड लिखेंगे, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ diamond is a good conductor of heat. Carbon in the form of graphite is a good conductor of electricity. तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हुई. फिर चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस. नॉट लस्ट्रस का मतलब उनके अंदर शाइन नहीं होती, नॉन शाइनी. नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, ब्रैकेट में लिखिएगा, नॉन शाइनी, फुल स्टॉप. दे आर डल इन अपीयरेंस. जो शाइनिंग होते हैं उनको तो बोल देते हैं लस्ट्रस, और जो शाइनिंग नहीं है उनको बोलेंगे डल. तो दे आर डल इन अपीयरेंस. Exception iodine is a non-metal which is lustrous. आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है, यानी कि चमकदार होता है. पांचवी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. Non-metals are generally soft. Non-metals are generally soft except diamond, which is the hardest. Except diamond, exception इसका diamond हो गया ना. Except diamond, which is the hardest natural substance known. Which is the hardest natural substance known. मतलब दुनिया में जो नेचुरली पाए जाने वाले जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है उसको मैं बोल देता हूँ कि वो डायमंड होता है. ठीक है, चलिए जी, ये 5 प्रॉपर्टी हुई. अच्छा, मेरे को ये बताइए कि जो हमने पहला चैप्टर करा था मैथ्स में, नंबर सिस्टम, वो आप सब बच्चों को आता है? मतलब क्लियरली अच्छा है, सभी को क्लियर है अच्छे से वो वाला? यस सर. जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? नो सर. बताइए, यश, पिया, सोमिल, सिमर. नो सर. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं कल सोच रहा हूँ कि कल आपका एक क्लास टेस्ट लिया जाए, और टेस्ट का जो प्रोसेस है वो आपको बता देता हूँ कि जो आपका टाइमिंग होगा ट्यूशन का, अगर आप कहते हैं कि आप दिन में 2 बजे या 3 बजे टेस्ट देना चाहते हैं तो मैं 2 या 3 बजे आपका टेस्ट कंडक्ट कर लूँगा. उसमें ये रहेगा कि 1 घंटे का टाइमिंग होगा, और उस 1 घंटे के टाइमिंग में क्या होगा कि जैसे अभी क्लास चल रही है, तो इस क्लास के दौरान हम क्या करते हैं कि मेरा कैमरा ऑन रहता है और आप मेरे को देख रहे होते हो, और बाकी आप बोर्ड पर देख रहे होते हो जो मैं लिखवाता हूँ या जो मैं पढ़ाता हूँ. तो उसमें क्या करूँगा, मैं स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन डालूंगा. स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन में मेरे जो सिस्टम में एक पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल में होगा एक क्वेश्चन पेपर. वो क्वेश्चन पेपर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर या
लैपटॉप पर जिस पर भी आप लोग क्लास लेते हैं उस पर आपको अपनी स्क्रीन पर वो दिखाई देगा। तो मैं अपनी स्क्रीन ऑन ना करके मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, मतलब कैमरा ऑन ना करके मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा जो आपका टाइम होगा टेस्ट का उसी दौरान। और आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग जिस भी चेयर टेबल पर बैठते हैं वहां पर बैठकर आप लोगों को अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। और जब मैं पूछूंगा कि आप उस कैमरे को नोटबुक की तरफ करिए तब नोटबुक की तरफ करेंगे, और जब मैं बोलूंगा कि आप नॉर्मली बैठकर ऐसे ही करते रहो तो करते रहें। ये आपको करना होगा। ऐसे टेस्ट आप लोग अपने स्कूल के भी दे चुके होंगे। यस सर। कल टेस्ट रख लें एक, फिर बताइए। यस सर। ओके सर। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो कल दोपहर में 3 बजे रखता हूँ मैं, और नंबर सिस्टम का टेस्ट। और मुझे लगता है कि जिन बच्चों का स्कूल भी है वो भी शायद तब तक फ्री हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर मैंने ट्यूशन लेट ज्वाइन करी थी तो मैंने वो चैप्टर करा नहीं है ट्यूशन में। चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं करा तो आप मत देना टेस्ट, बाकी बच्चे तो दे पाएंगे। बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको आज का टाइम दे रहा हूँ। और ये बताइए कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि अगर सभी बच्चों का ऑफ है तो मैं अगर सुबह रख लूँ 11 बजे 12 बजे, बताइए, सुबह रख लूँ 11 या 12 बजे के आसपास। सर Yes, 3 sir. is fine. हाँ Sir 3 is fine. नहीं, समझ में नहीं आया। Yes, sir, 3 is fine. मुझे समझ में नहीं आया, जानवी क्या कह रहे थे? सर मैं कह रही थी कि 3 is okay. अच्छा तो अच्छा, अन्या क्या कह रहे हो बताओ। सर मैंने भी ट्यूशन लेट ज्वाइन करा था तो मैं भी हाँ कल का कोई बात टेस्ट। नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं ओके समझता हूँ। कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो चाहे तो ना दे टेस्ट। तो मैं फिर कल 3 बजे ही रखता हूँ टेस्ट, ठीक है ना? Okay, ओके sir. सर। हाँ कल 3 बजे रखता हूँ, तो 3 बजे सभी बच्चे, बाकी कोई क्लास वगैरह आपकी नहीं होगी, 1 घंटे का टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपको देना होगा, ठीक है? सर उसको आपको व्हाट्सएप पर देना होगा। हाँ आपको क्या करना है, आप अपना जो भी एक नोटबुक लेंगे उस नोटबुक पर आप सारा अपना पेपर सॉल्व करेंगे। हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन होंगे उसमें, 20 to 25 मार्क्स का टेस्ट होगा, 1 घंटे का टाइम दूंगा मैं आपको। तो जैसे आप पेपर करेंगे ना, तो करने के बाद में आप उसकी फोटो खींच के मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे। फिर व्हाट्सएप पर ही मैं चेक करके आपको वापस कर दूंगा वो टेस्ट। 2 3 या 4 दिन बाद मैं चेक करके आपको उसकी जो इमेजेस हैं वही मैं आपको भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, तो कल जब टेस्ट होगा मैं टेस्ट के दौरान भी ये सारी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक ओके है सर। बेटा, कल 3 बजे फिर आप लोगों का टेस्ट है नंबर सिस्टम का, ठीक है? ओके सर। Okay, चलिए, sir. सर। ओके। सर मैथ्स का सिलेबस भी मिल गया है। अच्छा, तो जो आपका सिलेबस है वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगा। ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके थैंक यू सर। Thank you sir. ओके।